नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आपके लिए लेकर के आए हैं 19 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है आपका हिंदी सब्जेक्ट का, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर लाए हैं। इसमें से कई सारे आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए, आपके लिए पहला जो सेक्शन रहेगा वो अपठित बोध का रहेगा। यहाँ पे एक अपठित बोध दिया हुआ है। आशा से भरकर जीवन को देखा तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ है वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो। वहां से मत देखो जहां से चीजें और स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हैं। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना से इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तो बच्चों, ये मैंने आपको पैसेज पूरा पढ़ के सुना दिया। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इस पैसेज से कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो इसका देखिए, ऊपर में ही आपको दिखेगा कि जो नकारात्मक और निराशाजनक जीवन है, राइट, साफ और गतिशील दिखाई देना आ रहा है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धैर्य, विश्वास और आशा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ करके सही आंसर लगाना है। देखिए, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो धैर्य और जो आपका धैर्य और जो विश्वास है उसकी महत्ता के बारे में जो हमारा सुझाव है वो आपका दिया गया है। ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, राइट। ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है? जरूरी है। ये आपको पैसेज में मिल जाएगा। देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चीजों परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसा देखना चाहिए, राइट। तो देखिए कैसा देखना चाहिए? तो उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। यहीं पे देखिए लास्ट में ही आपको यहाँ पे दिखेगा, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से हमको इन सभी को देखना चाहिए, राइट। उज्जवल और सकारात्मक, ये देखिए, हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को, देखिए, हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। तो हमें इस तरह से देखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं को हम लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को कैसे देखना चाहिए? उसके उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, देखिए, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? तो देखिए, जो कांटों के बीच फूलों का जो पालना होता है, ये आपका चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। देखिए, जैसे कांटे जो होते हैं फूलों को जो पालते हैं, यानी कि जो फूल होते हैं उनकी सुरक्षा के रूप में जो कांटे होते हैं वो होते हैं, राइट। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक का हमको चुनाव करना है। तो देखिए इसमें जो सबसे बेहतरीन आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ है, बी में जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य है, और जो आपका समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अच्छा है सकारात्मक का मार्ग, सकारात्मक का मार्ग या सकारात्मकता का मार्ग कह सकते हैं, क्योंकि सकारात्मकता के बारे में ही इस पूरे पैसेज में बताया गया है। तो सही ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नांकित पद्यांश जो आपको पद दिया हुआ है उसको पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के लिए उत्तर सही चयन करना है। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। तो देखिए, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कैसा होना चाहिए? जो हमारा
कैसा जीवन होना चाहिए, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों के जैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, पद्यांश जो दिया हुआ है उसमें किसे सोम कहा गया। सोम जो होता है उसको धार, सोम का मतलब पेय पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे सुटेबल आंसर है वो बी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन ये बी लिख लीजिए, इसको सी लिख लीजिएगा, तो ये आपका धार जो होगा वो सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे, इसका क्या संदेश है आपको ये बताना है। तो इसका संदेश है समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, राइट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है, योगी, वैरागी, विजयी और कायर। तो किस तरीके के जीवन को यहाँ सराहा गया है, आपका विजयी जीवन को सराहा गया है। 10 नंबर देखिए, इस कविता का मूल स्वर क्या है, राइट। जो मूल थीम है वो क्या है आपको ये बताना है। जो इसका मूल थीम है वो है आपका आह्वान, राइट। इसमें क्या किया जा रहा है, ये एक प्रकार का आह्वान किया जा रहा है, राइट। कैसा कि हमको विजयी लोगों की तरह विजयी होकर के रहना चाहिए, विजयी के सदृश से हमको जीवन जीना चाहिए। आगे देखिए, निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनना है हमको। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया जो है जिसमें विदाउट कर्म के आए, बिना कर्म के आ रही हो, राइट। तो ये जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है इसमें सही देखिए, सोनम गाना गाती है, अमन किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है, राइट। तो यहाँ पीना हो गया, सोना हो गया, पढ़ना हो गया, गाना हो गया, ये सब हमारी क्या है, एक्शन वर्ड हैं, यानी कि क्रिया है, राइट। लेकिन अब इसमें कौन सी क्रिया के साथ में कर्म नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर, मोहन सो रहा है, राइट। तो मोहन जो सो रहा है इसमें आपका कर्म नहीं है, राइट। किसे या किससे प्रश्न करने पे जो ऑब्जेक्ट मिलता है, किसे या किससे प्रश्न करने पे जो हमको आंसर मिलता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, कौन सा वाक्य जो है आपका सकर्मक यानी कर्म के साथ है, राइट। तो किसे या किससे, अभी जो आपको ऊपर बताएगा, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, सी। रीता खाना खाती है, रीता क्या खाती है, तो रीता खाना खाती है, राइट। तो यहाँ पे खाना जो है आपका कर्म हो जाता है, तो यहाँ पे यानी कि उसके एक्शन का जो इफेक्ट पड़ता है वो भोजन पे पड़ता है। आगे देखिए, जलद जो है यहाँ पे, जलद का अनेकार्थी, जलद होता है आपका जो अनेकार्थी शब्द होता है, यानी कि पर्यायवाची, जलद, नीरज, राइट, इस तरह से आपका ये होता है। तो ये बादल का पर्यायवाची, जलद, नीरज, तोयद, अम्बुज, ये सब जो होता है ये बादल का होता है। इसका मतलब ये आपका गगन, नभ, अंबर, शून्य, उसको जलद भी बोलते हैं बादल को। तो ये आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। दो पदों या शब्दों के मेल से बना जो तीसरा पद होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको समास कहते हैं, राइट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर देखो, यथा संभव यानी जितना संभव हो सके, राइट, जितना संभव हो सके। तो इसमें कैसा समास है, हमको समास का टाइप बताना है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नीला है जो कमल, राइट, नीला है जो कमल यानी कि नील कमल किस समास का विग्रह है, ये एक विग्रह समास विग्रह दिया हुआ है, आपको वो समास बताना है। तो कैसा है, ये कर्मधारय समास का विग्रह दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। तो ये आपका मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है, तो कर्मवाच्य यहाँ पर आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखिए, बालक चांद डैश देख रहा है, राइट। तो इसमें सही हम लोग क्या भरेंगे, चांद की ओर अगर लिखते हैं तो बेहतर रहेगा, तो चांद की ओर आपका सुटेबल वर्ड है जो यहाँ भरा जाएगा। 20 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, राइट। तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है, अथवा, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, अथवा, राइट। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आप पाठ्य पुस्तक से आपका क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेहता तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जला माह तेल गागरी, बूंद न ताको लागी,
प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरी चाटी ज्यों पागी। देखिए सूरदास नाम ही आ रहा है, तो ये किसकी रचना है? सूरदास की है। तो इस पद के रचयिता 21 नंबर में साफ ही दिख रहा है आपका सूरदास। तो ध्यान देना, सूरदास की एक आपको पहचान बताता हूं कि उनके जो भी रचना होगी उसमें सूरदास या सूर का कहीं ना कहीं या तो सूर लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर पूरा पूरा नाम सूरदास लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा, वो पैसेज में ही या आपकी कविता के अंदर में। देखिए गोपियां जो है वो किसकी अनन्य भक्त थी? तो जाहिर सी बात है वो किसकी अनन्य भक्त थी? कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 22 नंबर का। अब देखिए 23 नंबर, पुरैन पात का मतलब क्या होता है? पुरैन पात का मतलब होता है कमल का जो पत्ता होता है उसको हम लोग पुरैन का पात बोलते हैं। यहाँ पे बोला गया है पुरैन का पात, हम लोग नहीं बोलते, यहाँ आपको कविता में बोला गया है। देखिए अब गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? देखिए तो कमल का पत्ता जो है और तेल का मटका, यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ ज्यो ज्यो जला माह तेल गागर, बूंद न ताको लागी, और पुरैन पात जलत रही। मतलब जिस तरह से जो उसका पत्ता होता है कमल का, उसमें वो पानी में ही रहता है लेकिन भीगता नहीं है, और जिस तरह से तेल जो गागर होती है उसमें तेल भरने पे जो है एक भी बूंद जो है जल में तेल मिलाने पे वो जो है आपका लगता नहीं है। तो उसी तरह से यानी कि दो चीज़ों के रूप में इसकी तुलना की गई है। तो कमल के पत्ते और तेल के मटके से आपकी तुलना की गई है, यानी कि जैसे तेल वाला जो मटका होता है उसमें अगर आप पानी डालिएगा तो वो पानी जो है मटके को टच नहीं करता है। देखिए अब यहाँ पे अब बढ़ते हैं आगे। ये गद्यांश दिया हुआ है, आपकी किताब से संबंधित है। ये बाल गोविंद भगत वाला है। देखिए बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। तो उसका बेटा कैसा था? सुस्त और बोदा सा था। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो देखिए रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे। देखिए बाल गोविंद भगत की संगीत साधना कैसी थी? चरम उत्कर्ष, जब वो मरा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गाना गा रहे थे। अगला क्वेश्चन है भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का बेटा कैसा था? चतुर्थ, ये सुस्त और बोदा सा था। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए सुस्त और बोदा सा था बाल गोविंद भगत का बेटा। यहाँ पे देखिए भगत जी की पतोहू कैसी थी? तो ऑप्शन इसमें यहाँ पढ़ते रहिए, अभी आपको पता चल जाएगा। तो पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? तो जो 27 नंबर है, देखिए 27 नंबर का जो ऑप्शन सी है, घर का पूरा प्रबंध करने वाली, यहीं पे आपको मिल जाएगा। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को, यानी कि घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे 27 के बाद अब 28 नंबर, बोधा का मतलब क्या होता है? तो बोधा का मतलब होता है मंद बुद्धि, राइट। बोधा का मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि, जिसको कम दिमाग होता है या मोटे दिमाग का। 29 क्वेश्चन देखिए, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ले ली? तो सही आंसर क्या है? माता के आंचल में उन्होंने शरण ले ली। सही आंसर है बी। देखिए जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। आई होप कि बच्चों आपको ये मददगार साबित होगा, काफी आपको मदद करेगा आपकी प्रैक्टिस में। ठीक है बच्चों, मिलेंगे जल्द ही इसके कुछ और वीडियोस लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।